हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 या 4 की जो यूनिट 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो टॉपिक है नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस करूंगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले मान लीजिए हमारी जो इक्वेशन है, ठीक है, कंसीडर द इक्वेशन। हमारी इक्वेशन ये है फाई ऑफ डी डी डैश इज इक्वल टू इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। वैसे ज्यादा इसमें बहुत कुछ चेंजेस नहीं हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल्स आपको याद हैं अच्छे से, तो बस वहां पे डी होता था, यहाँ पे डी डैश दिया गया है। तो उसी के करेस्पॉन्डिंग डी डैश के चेंजेस आपको दिमाग में बैठाने हैं और बहुत इजिली आप दोनों को कंपेयर करके याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, मान लीजिए ये। तो अब हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। जैसे वहां होता था फाई ऑफ एक्स वाई पे बेस्ड, हमारे पास केसेस होते थे एफ ऑफ एक्स वाई पे बेस्ड, वैसे यहाँ पे भी होंगे। पहला केस हमारा क्या बनेगा, केस वन। केस वन हमारा जो बनेगा, इफ अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई ये हो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, ऐसे केस में आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा, देन वो क्या बनेगा बेटे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ डी डी डैश e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई बस डी रिप्लेस हो जाएगा ए से और डी डैश रिप्लेस हो जाएगा बी से, और आंसर आ जाएगा डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी रख देना है। आगे बात सुन में, ब्रैकेट में मैं लिख के दे रहा हूं, डी की जगह ए रखना है और डी डैश की जगह बी रखना है। और शर्त यह है कि फाई ऑफ ए बी जीरो के बराबर ना हो। अगर जीरो आ गया तो मैं न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा कि अगर फाई ऑफ ए बी जीरो आ गया तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर बेटे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन अभी जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तब समझाऊंगा। यहाँ पे केस ऑफ फेल्योर नहीं डिस्कस कर रहा। केस टू, हम सेकंड केस पे आते हैं। केस टू, इफ अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो, साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो, या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो, कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो, इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा, देन आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, अब यहाँ पर डी और डी डैश रिप्लेस नहीं होंगे। यहाँ पर डी सेकेंड ऑर्डर जैसे वहां भी होता था, डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर ये रिप्लेस होंगे। बाकी वही रूल चलेंगे बेटे जो वहां पे होता था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, ये सब बहुत कुछ ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही चल रहा है। ध्यान से देखो, वहां भी तो ये करते थे, डी को ए से रिप्लेस कर देते थे। अब यहाँ पे वाई आ गया है, ठीक है, तो डी डैश भी है तो डी डैश बी से रिप्लेस हो गया। और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, चाहे साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो चाहे कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो, तो इस केस में आपका अगर साइन है तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई दोनों के लिए एक ही रूल चलता है। यहाँ पे क्या होगा बेटे, जो आपका डी स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए बी से, और डी डैश रिप्लेस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर से। मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे आपने क्या किया, डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस बी स्क्वायर से, और डी डी डैश को रिप्लेस किया आपने माइनस ए बी से। शर्त यहाँ पे भी यही है बेटे, ये फाई की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर। शर्त यहाँ भी यही है कि दिस नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं केस फेल हो जाएगा। ठीक, फिर वही बात, केस फेल पे अपन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सेम पैटर्न पे चलेगा। और अगर डी डी डैश पे पावर ज्यादा है डी की तुलना में, तो वाई से मल्टीप्लाई करके डी डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो कई बार केस ऑफ फेल्योर डिस्कस हो चुके हैं, इस वजह से अब यहाँ पे नहीं लिखा रहे हैं।
ठीक, चलिए केस 3 आते हैं बेटे। केस 3 अगले पेज पे ले लेता हूं। केस 3 आपका क्या होगा, इफ जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, ये एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एन, उस केस में पी आई आपका क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू 1/5 ऑफ डी डी डैश, वही बच्चों जैसे वहां होता था, इज इक्वल टू, इसको आपको ऊपर ले जाना है, 1 प्लस 5 की जगह 5 1, कोई ना कोई चीज कॉमन लोगे, 5 1 डी डी डैश का इनवर्स एक्स की पावर एम वाई की पावर एम। ठीक, अब यहाँ पर चॉइस ये है बेटे, आप कॉमन क्या लोगे डिनोमिनेटर में, या ऐसा कर देते हैं अभी एज इट इज लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि वो 1 + 5 1 कैसे आपने लिख दिया सर, तो अभी 5 ही लिख देते हैं, बाकी मैं समझा देता हूँ भैया। 5 ऑफ डी डी डैश का इनवर्स। अब यहाँ पे बेटे ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, आपको पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन ही यूज होता था, 1 + x का इनवर्स, हमारे पास फार्मूला था 1 - x + x² + एंड सो ऑन, ऐसे 1 - x का इनवर्स का फार्मूला था हमारे पास 1 + x + x² एंड सो ऑन। तो एक टर्म हमें 1 चाहिए होता था ऊपर ले जाने से पहले। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटे, आपके पास कई टर्म होंगे, डी भी होगा, डी डैश भी होगा, नॉन होमोजीनियस है, तो आप किस टर्म को बाहर लोगे, ये आपको, ठीक है, यहां पर डिसीजन लेना होगा। आप लिखिए यहां पर 5 डी डी डैश का इनवर्स इज एक्सपेंडिंग in powers of d dash upon d if m is greater than n। तो अब ऑब्वियस सी बात है बेटे, डिनोमिनेटर से आप d कॉमन लोगे, अगर x पर पावर ज्यादा है और y पर पावर कम है तो डिनोमिनेटर में d का टर्म कॉमन लोगे और फिर पूरे के पूरे टर्म को ऊपर ले जाओगे। और अगर डिनोमिनेटर पे y पर पावर ज्यादा है तो d डैश कॉमन ले लोगे, d अपॉन d डैश बन जाएगा इफ n इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो मतलब d अगर x पर पावर ज्यादा है तो d कॉमन लिया जाएगा डिनोमिनेटर से, d का टर्म, और y पर पावर ज्यादा है तो किसको कॉमन लोगे, d डैश को। अगली बात सुन में, अब केस 4, केस 4, if f of xy is equals to e to the power ax plus by into of x, y, x y का कोई सभी टर्म हो। ऑब्वियसली बेटे यहाँ पर होगा या तो ये पॉलिनोमियल हो, x की पावर m y की पावर n होगा, या साइन कॉस का टर्म होगा। अभी बात सुन में, ठीक है, अगर ये है ये, तो उस केस में जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ डी डैश e to the power ax plus by into u of x, y। तो इसमें क्या होगा, e की पावर ax plus by पूरा का पूरा बाहर चलाएगा और ऑपरेटर में क्या चेंजेस लाएगा, जहां जहां d है वहां वहां d प्लस a कर देगा, और जहां जहां d डैश है वहां d डैश प्लस b कर देगा, और फिर u पर ऑपरेट हो जाएगा। u अगर x की पावर m y की पावर n है, ये है तो केस 3 लग जाएगा, साइन कॉस है तो केस 2 लग जाएगा। अगली बात सुनने, ये 4 रूल है, हालांकि नॉन होमोजीनियस पे काम बहुत रेयर होता है चीजों में, ठीक है, और एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चूंकि टॉपिक है तो हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल पे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, चारों केसेस आपको बता दिए। अब आते हैं केस 1। सबसे पहले आर्बिट्रेरली मैं न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ एक एक, वहीं पे केस डिस्कस करता रहूंगा। सॉल्व
डी स्क्वायर माइनस 3dd डैश प्लस डी डैश सॉरी डी है प्लस डी प्लस 1 z इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस 3y। चलिए केस 1 का न्यूमेरिकल लिया मैंने। गिवन इक्वेशन इज बस ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। माइनस 3dd डैश प्लस डी प्लस 1। इसके फैक्टर हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे यार, मतलब ही नहीं फैक्टर होने के। ठीक, इसके फैक्टर तुम खुद देखो, डी स्क्वायर माइनस 3dd डैश प्लस ये, तो इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो अब आप क्या करोगे, लिखो तो पहले फॉर CF डी स्क्वायर माइनस 3d डैश प्लस d प्लस 1 z इक्वल्स टू 0। अब आप लिख दो हियर, जब फैक्टर नहीं हो सकते तो आपको लिखना है डी स्क्वायर माइनस 3d डैश प्लस d प्लस 1 कैन नॉट बी resolved into linear factors of linear factors in d and d dash। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में बताया था सो लेट z इक्वल टू, तो हमारे लिए वरदान होता है e टू द पावर hx प्लस ky, हेंस d स्क्वायर माइनस 3d d डैश प्लस d प्लस 1 z इक्वल्स टू 0 implies d स्क्वायर माइनस 3d d डैश प्लस d प्लस 1, a तो लेना भूल ही गए बेटे, a e टू द पावर hx प्लस ky इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू implies that, अब देखो जरा ध्यान से बेटा, यहाँ पे a e टू द पावर hx प्लस ky तो आएगा ही आएगा बाहर। अब d स्क्वायर यानी ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर hx प्लस ky, e का डिफरेंशिएशन तो e ही होता है, तो एज इट इज आ गया। एक बार रफ में करके दिखा देता हूँ अगर कंफ्यूजन है। मान लो ये है d e टू द पावर hx प्लस ky, तो क्या हो जाएगा, d मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन h e टू द पावर hx प्लस ky, ये आएगा। अब यहीं पे अगर d स्क्वायर लगा देता हूं मैं, d स्क्वायर e टू द पावर hx प्लस ky, यानी जो ऊपर ये रिजल्ट आया था ये एक बार h के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में और होगा, h स्क्वायर बन जाएगा e टू द पावर hx प्लस ky। अब अगर मैं यहां से d डैश के रेस्पेक्ट में कर देता हूं dd डैश e की पावर hx प्लस ky, तो d के रेस्पेक्ट में ये आया, यानी d मतलब सॉरी x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में ये आया और d डैश और लगा दिया, यानी y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये आया, d का मतलब क्या हुआ d बाई dx। अब मैंने d डैश लगा दिया, तो यानी d ये जो आया था रिजल्ट ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो k निकल आएगा, तो hk e की पावर hx प्लस ky। ऐसे ही अगर मैं d डैश कर दूं यहां पर, h की बजाय क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। अब यहाँ पे d डैश का स्क्वायर कर दूं, h स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, तो आगे का समझ में। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत और रफ में करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे, टाइम बचाते हुए अपना। आपने क्या किया, d स्क्वायर है, h स्क्वायर, dd डैश है तो hk, d है तो h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी आ गया। अब मुझे एक बात का जवाब दो, a 0 हो जाएगा तो आपका सोल्यूशन 0 हो जाएगा, e 0 हो जाएगा तो आपका सोल्यूशन 0 हो जाएगा, तो 0 होने के लिए बचा कौन, ये। तो दिस इंप्लाइज h स्क्वायर
माइनस 3hk प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब लिख दो समेशन a e to the power hx plus ky where रिलेशन लिख दो h स्क्वायर माइनस 3hk प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया CF। आगे बात समझ में, इसको बॉक्स के अंदर रख दो, लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी आंसर लिखने में। ठीक, अब बारी आई पीआई की। तो पीआई मैं यहीं पे निकाले दे रहा हूँ क्योंकि पीआई सीधा सीधा निकलना है। तो पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3 डी डी डैश प्लस डी प्लस 1 e टू द पावर 2x प्लस 3y। अब बेटे जरा e की पावर 2x प्लस 3y को यहाँ पे मैं रफ का काम कर रहा हूँ, e की पावर 2x प्लस 3y को कंपेयर करो e की पावर ax प्लस by से। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यानी d रिप्लेस होता है a से, और b की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी d डैश रिप्लेस होता है b से। तो d की जगह 2 रखना है और d डैश की जगह 3 रखना है। तो यहाँ पे आ जाओ, d की जगह 2 d डैश की जगह 3 e टू द पावर 2x प्लस 3y। d की जगह 2 रखा तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस 3y अपॉन 4 माइनस 18 प्लस प्लस 3। क्लियर? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो बेटे बस। d की जगह आपको क्या रखना है 2x प्लस 3y था ना, हाँ 2x प्लस 3y। तो d की जगह आपने रखा a यानी 2 टू 4 माइनस 18 प्लस 3। तो दिस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 11 e टू द पावर 2x प्लस 3y। ये क्या आ गया pi। ठीक, बस अभी आपका काम है लिख देना हेंस z इक्वल टू CF प्लस PI। अभी मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, आपको कॉपी कर देना, CF कॉपी कर देना और PI कॉपी कर देना। CF एज इट इज जैसे बॉक्स में उसको कॉपी करना है और PI कॉपी कर देना। आगे बात सुन रहे? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है d स्क्वायर प्लस dd डैश प्लस d डैश माइनस 1 z इक्वल टू sin x प्लस 2y। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आए। गिवन इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस dd डैश प्लस d डैश, ठीक, माइनस 1 z इक्वल टू sin x प्लस 2y। फैक्टर कर दो इसको, यहाँ पे बहुत ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना अपने को, ठीक है। फैक्टर करके अपन डायरेक्ट CF भी लिख सकते हैं। फैक्टर करो, अब फैक्टर कैसे होंगे यार, मुझे यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज जरा ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म से अगर दूसरे और तीसरे टर्म से तुम d डैश को कॉमन ले लो, दूसरे और तीसरे टर्म से d डैश को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा d प्लस 1 और d स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर कर दो। तो d स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे d प्लस 1 इंटू d माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज d स्क्वायर माइनस 1 प्लस d डैश d प्लस 1, बस यही ढूंढना होता है, z इक्वल टू साइन x प्लस 2y। सो दिस इंप्लाइज d माइनस d प्लस 1 कॉमन हो जाएगा एक फैक्टर से, और d माइनस 1 d प्लस d डैश माइनस 1, ठीक, d प्लस 1 दोनों से आ जाएगा, कौन यहाँ से d माइनस 1 और d प्लस 1 आ जाएगा। z इक्वल्स टू साइन, कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो गया, रुक जाओ यार, तुम लोग कह दोगे बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो रहा। चलो, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज d प्लस 1 इंटू d माइनस 1 एक फैक्टर प्लस d डैश d प्लस 1, यहाँ से z इक्वल्स टू साइन x प्लस 2y। अब देखना जरा, मैं d प्लस 1 ले रहा हूँ बाहर,
अंदर क्या बचेगा, डी प्लस डी डैश माइनस वन। अब तो समझ में आ गया, z इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू आई। अब डायरेक्टली आप सी एफ लिख दो। सी एफ वाला मैंने बता रखा है तुम लोगों को, ठीक। तो आपको डायरेक्टली सी एफ लिख देना है, और अगर नहीं याद है तो सी एफ वाला वीडियो देख के रिवाइज करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, इसका e टू द पावर माइनस एक्स एफ वन वाई। एम जीरो है पहले फैक्टर में, एम जीरो, और ए हो गया माइनस वन, ठीक। दूसरे फैक्टर में ए प्लस वन प्लस e टू द पावर एक्स, और m है माइनस वन, एफ टू वाई माइनस एक्स। चलिए अब बारी आई पी आई की। पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन साइन एक्स प्लस टू आई। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई बेटे, साइन एक्स प्लस टू आई है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन। x का कॉफिशिएंट है वन, और y का कॉफिशिएंट है टू, तो b की वैल्यू हो गई टू। b स्क्वायर किससे रिप्लेस होता है, माइनस ए स्क्वायर से, यानी माइनस वन से। d डैश स्क्वायर किससे रिप्लेस होता है, माइनस बी स्क्वायर से, यानी माइनस फोर से। और डी डी डैश किससे रिप्लेस होता है, माइनस ए बी से, यानी माइनस टू से। बस रख दो बच्चों वैल्यू यहाँ पे नीचे। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस वन, डी डी डैश की जगह माइनस टू, प्लस डी डैश माइनस वन साइन एक्स प्लस टू आई। अब बेटा नीचे कांस्टेंट तो आया नहीं, तो अब हमारे पास समस्या क्या है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब कांस्टेंट नहीं आया तो अब हम इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हमारा क्या बन जाएगा, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन ई डैश माइनस फोर। आई थिंक अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो सब सही चल रहा है, तो कैलकुलेशन में अगर जरा सी मिस्टेक हो गई तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा, एक्स प्लस टू आई। अब बेटे डी, आपको पता है साइन और कॉस से डिनोमिनेटर के स्क्वायर को ही एलिमिनेट कर पाते हैं, इसके अलावा किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डी डैश प्लस फोर अपॉन डी डैश माइनस फोर इंटू डी डैश प्लस फोर साइन एक्स प्लस टू आई, साइन एक्स प्लस टू आई। तो ये हो गया इज इक्वल टू डी डैश प्लस फोर अपॉन डी डैश स्क्वायर माइनस सिक्सटीन साइन एक्स प्लस टू आई। कुछ भी चेंज नहीं होगा, डी डैश स्क्वायर यहाँ किससे रिप्लेस हो रहा था, माइनस वन से। सॉरी, डी डैश स्क्वायर किससे रिप्लेस हो रहा था, माइनस फोर से। तो बस यहाँ भी माइनस फोर से ही डी डैश स्क्वायर रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन अपॉन ट्वेंटी, ठीक, डी डैश प्लस फोर, ठीक, साइन एक्स प्लस टू आई। अब अंदर आएगा ये, तो माइनस वन अपॉन ट्वेंटी डी डैश साइन एक्स प्लस टू आई। तो जब डी डैश ऑपरेट होगा तो डी डैश का मतलब क्या हुआ, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये बन जाएगा टू कॉस एक्स प्लस टू आई, और फोर तो एज इट इज रहेगा, फोर कांस्टेंट है, तो फोर साइन एक्स प्लस टू आई, ठीक। आगे बात समझ में। बस बेटे चाहो तो टू कॉमन ले लो, है ना। तो ये बन जाएगा पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन कॉस एक्स प्लस टू आई प्लस टू साइन एक्स प्लस टू आई। आंसर लिख दीजिए बेटे, कंप्लीट सॉल्यूशन। Hence, complete solution is Z equal to CF plus PI। आंसर लिख देना बेटे, CF लिख देना और PI वो ऊपर से कॉपी करके। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल है, दूसरा वाला। गिवन इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर
माइनस 3d प्लस 3d डैश z इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई टू द पावर x प्लस 2y। ठीक। अब यहाँ पे बार बार ये दो टर्म है राइट हैंड में, मैंने दो टर्म एक साथ लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे केस ऑफ फेल्यूर डिस्कस करूंगा, यहाँ पे रूल टू डिस्कस करूंगा। लिख दो फॉर सी एफ। ठीक है ना, हेडेक खत्म करो, बार बार राइट हैंड क्या लिखिएगा, अभी फैक्टर करने हैं ना, डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश z इक्वल टू 0। अब यार गुरु ये बताओ फैक्टर कैसे होंगे, फिर वही बात, ये d प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश दे देगा, यहाँ पे d माइनस डी डैश मिल जाएगा, कर दो भाई, d प्लस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर से, और उधर से 3 कॉमन ले लो दूसरे बचे हुए दूसरे, तो डी माइनस डी डैश आ जाएगा, z इक्वल टू 0। अब बेटा क्या हो गया, d प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश तो हो गया कॉमन ओवरऑल से, और इधर क्या मिला, d प्लस डी डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हेंस सी एफ लिख दो, पहले वाले में a कितना है 0, e की पावर 0x यानी लिखने की जरूरत नहीं है, और m1 है 1 f1 y प्लस x। दूसरे वाले में a3 है, cf लिखना है, cf इक्वल टू a3 है तो e टू दी पावर 3x f2 y माइनस x। दूसरे फैक्टर में a है 3 और m है -1। ठीक, तो यहाँ पे f2 y माइनस x। अब बारी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ vi इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा बेटे, दो टर्म अलग अलग है, तो मैं पहले ये लिख रहा हूँ 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश एक्स वाई प्लस, मैं अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताऊंगा तुम्हें, इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश एक्स वाई, ये हो गया p1 प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश, ये हो गया e टू द पावर x प्लस 2y। तो ये हो गया बेटा p1, ठीक, और ये हो गया तुम्हारा p2, तो pi हो गया, हेंस pi इज इक्वल टू p1 प्लस p2। अब अपन क्या करेंगे, एक एक को कैलकुलेट करेंगे, तो जब मैं p1 को कैलकुलेट करूंगा तो चूंकि p1 में पॉलिनोमियल है, ठीक है, मैं अगले पेज पे जाऊंगा, p1 में पॉलिनोमियल है, तो अभी मैं पहले तुम लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। नाउ p1 इज इक्वल टू, मैंने p1 में क्या किया, ये फैक्टर यूज कर रहा हूँ, 1 अपॉन d माइनस डी डैश, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा मैं तुमको, d प्लस डी डैश माइनस 3 एक्स वाई। उसका कारण है बेटे, अगर मैं यहाँ से 3d कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर 3 टर्म बनेंगे ब्रैकेट में, 1 2 3 4। मान लो मैं -1 अपॉन 3d कर दूं तो डिनोमिनेटर में कितने टर्म बनेंगे, 1, ठीक है, चलो प्लस 3d किए दे रहा हूँ, बाद में देखेंगे, -1 प्लस डी डैश अपॉन डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3d माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन 3d। अब गुरु जब एक्सपेंड करोगे ना तो होल स्क्वायर होल क्यूब से भी टर्म मिलेंगे, तो वहां पे गलती की चांसेस हो जाती है, और चूंकि x इंटू वाई है, ठीक, x इंटू वाई है, हाँ ये चीज, दूसरे एक और चीज डिस्कस करनी है, तो पहला तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये बता दिया तुमको, कि ऐसे केस में जब यहाँ पे 3 टर्म हो जाते हैं तो हमारे लिए टर्म ढूंढना पूरे एक्सपेंशन से बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ठीक, और x इंटू वाई है, दोनों पर पावर सेम है, x पर भी पावर 1 है, y पर भी पावर 1 है, तो d डोमिनेट करेगा, ये मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को। अगर दोनों पर पावर सेम है, जैसे अभी रूल में क्या लिखा था, देखो रूल में ये लिखा था ना, अगर m ज्यादा है यानी x पर पावर ज्यादा है तो d कॉमन लेना है, y पर पावर ज्यादा है तो d डैश कॉमन लेना है, लेकिन अगर m इक्वल टू n हो जाए तो भी d कॉमन लेना है, क्योंकि d हमेशा डोमिनेट करता है, ठीक है, x हमेशा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, d कॉमन ले लूंगा। अब बात आती है
डी कॉमन लिया मैंने पहले फैक्टर से, पहले फैक्टर से मैंने लिया डी कॉमन, तो हो गया 1 माइनस डी डैश अपॉन डी, और दूसरे फैक्टर से लिया -3 कॉमन, तो ये हो गया 1 माइनस डी अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन 3। अब देखो मेरे लिए आसान हो गया, ठीक, 1 माइनस डी अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन 3। अब एक्चुअल में अब ये अगले अगले पेज पे चलते हैं। सो पी आई इज इक्वल टू -1 अपॉन 3d 1 माइनस डी डैश अपॉन डी का इनवर्स इनटू 1 माइनस डी अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन 3 का इनवर्स एक्स वाई। अब चूंकि ऊपर क्या है, डी डैश है, न्यूमरेटर में क्या है, डी डैश है, और डी डैश का मतलब क्या हुआ, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और न्यूमरेटर में डी डैश, और डी डैश का मतलब वो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और वाई पर पावर कितनी है, एक। तो यानी जब आप इसको इनफाइनाइट सीरीज खोलोगे, जैसे मैं खोलने जा रहा हूँ, 1 प्लस डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और दूसरे को जब आप खोलोगे तो 1 प्लस डी अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन 3 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2 डी डी डैश अपॉन 9 प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एंड सो ऑन इनटू एक्स वाई। मैंने जानबूझ के सेकंड ऑर्डर लिख दिया, कारण क्या है, सेकंड ऑर्डर मैंने इसलिए लिखा कि फर्स्ट ऑर्डर तो आपके पास अवेलेबल था ही है। जब सेकंड ऑर्डर लिख दिया डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, तो मुझे ये बताओ बेटा, वाई है क्या, वाई कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो सकता है, सिर्फ एक बार। तो यानी इन पूरे यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है, यहाँ पे सिर्फ काम का है न्यूमरेटर का डी डैश। अगर न्यूमरेटर में डी डैश है वो टर्म आपके काम का है, यानी आपके काम के कौन कौन से टर्म हुए, ये वाला, अरे यार ये तो सेम ठीक हो गई, थोड़ा सा दूसरी चेंज कर देता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कांस्टेंट कांस्टेंट, कौन काम का नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि डी डैश स्क्वायर है तो जीरो दे देगा, ये भी काम का है, ये भी काम, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये क्यों काम का है भाई, अगर मैं करूंगा डी डी डैश एक्स वाई, तो पहले डी डैश गए अंदर तो उसने वाई को डिफरेंशिएट करके 1 कर दिया, डी गए अंदर तो 1 आया, ठीक। लेकिन अगर मैं लिखूं डी डैश एक्स वाई तो इसका मतलब है एक्स मिलेगा, लेकिन अगर मैं डी डैश स्क्वायर कर दूंगा तो डी डैश एक्स और आप जीरो आ जाएगा, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। आगे बात सुन में, अब जैसे ही इस वजह से मैंने इसमें एक्स वाई वाले केस में मैंने फैक्टर इस्तेमाल करे, ये जो यहाँ फैक्टर किए थे, और फैक्टर इस्तेमाल करके मैं बड़े अब यहाँ पे केयरफुली मैं इसको काम कर सकता हूँ, कैसे, इज इक्वल टू -1 अपॉन 3d, ठीक। कैसे काम करेंगे अपन, अब मैं, अब मुझे पता चल गया कि न्यूमरेटर का खाली डी काम का है और डी इंटू डी डैश काम का है, तो पहले 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने, जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 को मल्टीप्लाई करने से, या 1 प्लस डी डैश अपॉन डी को मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, मेरे काम के टर्म लिख दिए मैंने, 1 प्लस डी अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन 3 प्लस 2d डी डैश अपॉन 9, बाकी बेकार है मेरे लिए। अब डी डैश अपॉन डी को मल्टीप्लाई किया प्लस डी डैश अपॉन डी, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस डी डैश अपॉन डी इंटू डी अपॉन 3 प्लस, अब डी डैश अपॉन डी जब बाकी इससे मल्टीप्लाई होगा तो अब यार स्क्वायर मिलेंगे, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, प्लस टर्म्स ऑफ डी डैश हैविंग पावर मोर देन 1, बात खत्म हो गई। अब कोई नहीं पूछने वाला, आप टर्म लिखो चाहे ना लिखो, हैविंग पावर मोर देन 1, ठीक है, हैविंग पावर मोर देन 1 एक्स वाई। अब यार बस
हो गया था -1/3d। कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो यार, 1 + d/3। हाँ अकेला रहेगा ये, प्लस d-3। d-3 तो गुरु दो जगह आ जाएगा, 2d-3, d-3, d-3। ठीक, प्लस और क्या हो सकता है, d-d, ये भी काम का है, प्लस 2d d-9 प्लस, बट डॉट 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 लगा दो, एक्स वाई। अब लेके आओ एक्स वाई को बेटे अंदर, -1/3d। एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई मिला, प्लस 1/3 d ऑफ एक्स वाई प्लस 2/3 d-(xy) प्लस 1/d d-d xy प्लस 2/9 dd-xy। आगे जीरो लिखो आप बंद करके, चूंकि आगे हायर पावर है। ठीक, तो ये इज इक्वल टू हो गया -1/3d एक्स वाई प्लस d का मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा y/3 प्लस d डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा 2x/3 प्लस d डैश xy/d। तो d डैश का मतलब क्या हुआ बेटे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो x बचेगा। इसको मैं अलग से दिखा दूं, अब आप लोग इतने ट्रेंड हो चुके हो, d-d xy, तो ये बना 1/dx, क्योंकि d डैश ने यानी एक्स वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्स बचा, और नीचे के d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x²/2। आगे बात समझ में, इसकी वैल्यू आएगी x²/2। ठीक, अब dd-xy, तो d-xy क्या बनेगा, dd-xy अभी पीछे दिखाया था ना, d डैश, जब d डैश ऑपरेट होगा x बचेगा, फिर d ऑपरेट होगा तो 1 बचेगा, तो प्लस 2/9। ठीक, चलिए साहब, अब मेरे पास जगह कम, मैं पिछले पेज में नहीं जाना चाहूंगा, अगले पेज में मैं यहीं पे काम करूंगा। अब यार माइनस, अरे यार -1/3, अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ तो इसको कलर चेंज कर देता हूँ। -1/3 मतलब P1 की, सॉरी PI नहीं है ये, P1 है बेटा, P1 है। पीछे देखो जरा क्या लिखा था मैंने, हाँ P1 ही लिखा था। तो अब जो मेरा P1 आएगा -1/3, और डिनोमिनेटर के d का मतलब क्या हुआ, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स वाई एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होकर क्या देगा, x² y तो कांस्टेंट है, y/3 x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा xy/3, 2x x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा x² आएगा, x²/2, 2 से 2 कैंसिल, x² x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा x²/2 x³/6, और 2/9 x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो क्या आएगा 2x/9। चलिए साहब ये आपका P1 आ गया। अब बारी आती P2 की। हाँ, P2 इज इक्वल टू, ठीक, तो P2 क्या हो गया आपका, अब देखो यहाँ पे P2 के केस में मैं इसको एज इट इज लूंगा, क्यों, क्योंकि D रिप्लेस होगा A से और D डैश रिप्लेस होगा B से, तो P2 के केस में मैं एज इट इज इसको कॉपी करने जा रहा हूँ, अब इसके फैक्टर नहीं कर रहा मैं। P2 इज इक्वल टू 1/d² माइनस d-² माइनस 3d प्लस 3d e टू द पावर x प्लस 2y। देखो जरा यार, एक काम करना, e की पावर ax प्लस by से कंपेयर करो, e की पावर x प्लस 2y को, a कितना हो गया 1 और b कितना हो गया 2, और यही होगा d और यही होगा d'। ठीक, तो आइए रखते हैं, इज इक्वल टू 1/d की जगह 1 -4 -3 प्लस 3, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ हो गया,
प्लस 3 इंटू 2 ई टू द पावर x प्लस 2y। तो गुरु डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया, केस ऑफ फेल्योर। अब क्या करो, x से कर दो मल्टीप्लाई। देखो d और d डैश दोनों पर पावर सेम है, तो मैंने पहले कहा था x डोमिनेट करेगा नहीं d डोमिनेट करेगा, दोनों पर पावर सेम। तो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2d माइनस 0 माइनस 3 ई की पावर x प्लस 2y। तो ये हो गया x इंटू 1 अपॉन 2d माइनस 3 ई की पावर x प्लस 2y। तो ये हो गया तुम्हारा x ई की पावर x प्लस 2y, और d की जगह क्या रखना था, 1 रखना था ना, 2 माइनस 3। तो e2 हो गया तुम्हारा, e2 हो गया तुम्हारा माइनस x ई की पावर x प्लस 2y। बस बेटे हेंस pi इज इक्वल टू p1 प्लस p2 इज इक्वल टू p1 कितना था। अब ये काम तुम लोग कर लेना, तुम लोगों ने तो कॉपी में लिखा ही होगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, -1/3 एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस एक्स वाई बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 2/9x माइनस एक्स e की पावर x प्लस 2y। बस, hence the complete solution is, hence the complete solution is z equal to cf plus pi। बेटे कॉपी करना होता है, z equal to cf आपका क्या था, f1 y plus x plus e to the power 3x f2 y minus x minus 1/3। बस ये बेटा पूरा का पूरा एज इट इज। अब आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है, ठीक है, आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। जो न्यूमेरिकल लिया है केस 4 का, मैंने सॉल्व d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल क्यूब z इक्वल टू 6 e की पावर 2x sin 3x प्लस y। देखिए given equation is d minus 3d dash minus 2 का होल क्यूब z इक्वल टू 6 e to the power 2x sin 3x plus y। For CF, for complementary function d minus 3d dash minus 2 का होल क्यूब z इक्वल टू 0। यार तो सीधे सीधे a की और m की वैल्यू दे दी गई है और रिपीटेड रूट है, कि रिपीटेड रूट का केस बनेगा। तो CF इक्वल टू e to the power 2x f1 y plus 3x 3 है ना, प्लस x e की पावर 2x f2 y प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, ठीक है, f3 y प्लस 3x। लो जी साहब, CF आ गया। अब चलते हैं PI साथ की तरफ। नाउ PI इज इक्वल टू 1/d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल क्यूब 6 इधर ले लो e की पावर 2x साइन 3x प्लस y। हमारा रूल क्या था, मैं रूल एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जो हमारा रूल था वो ये था कि 1/phi ऑफ डी डैश अगर और e की पावर ax प्लस by के साथ मल्टीप्लाइड है, तो e की पावर ax प्लस by बिल्कुल बाहर आ जाएगा और d को रिप्लेस कर देगा d प्लस a से, और d डैश को रिप्लेस कर देगा d डैश प्लस b से, और u पे ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर 2x है। अब e की पावर 2x को बेटे
e की पावर ax प्लस by से कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 0। a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 0 आई, तो यानी d रिप्लेस होगा 2 से और d डैश रिप्लेस होगा, सॉरी, d रिप्लेस होगा, एक मिनट, तो d रिप्लेस होगा जो तुम्हारा, वो किससे रिप्लेस होगा d प्लस 2 से, और d डैश जो रिप्लेस होगा तुम्हारा किससे रिप्लेस होगा, ओनली d डैश से। क्लियर? चलिए आते हैं यहाँ पे, तो दिस इक्वल्स टू 6 e की पावर 2x अब बिल्कुल बाहर आ गया, इनटू 1 अपॉन d रिप्लेस हो रहा है d प्लस 2 से, और d डैश रिप्लेस हो रहा है किसी से, सिर्फ d डैश ही, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 6 e टू द पावर 2x इनटू 1 अपॉन d माइनस 3d डैश का होल क्यूब साइन 3x प्लस वाई। बेटे ये तो होमोजीनियस का केस बन गया। आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में सारे टर्म थर्ड ऑर्डर के होंगे। भाई a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, याद होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का ही ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी हर टर्म कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का है। तो सेम इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो थर्ड ऑर्डर के डी और डी डैश मिलेंगे, दैट मींस होमोजीनियस बन गया। तो जब ये होमोजीनियस बन गया तो होमोजीनियस का रूल लग जाएगा इस पे। ठीक, अगले पेज पे चलता हूँ, या मैं रफ का काम मिटा दूं, आपने तो नोट कर ही लिया होगा। अब क्या होगा बेटे, यहाँ पर जब आप आए तो होमोजीनियस का तो तुम्हें पता ही है, इक्वल टू 6 e की पावर 2x इंटू डी रिप्लेस हुआ 3 से, डी डैश रिप्लेस हुआ 1 से का होल क्यूब, और 3 बार इंटीग्रेशन का साइन बनना था, साइन यू याद आया, डी यू डी यू डी यू, लेकिन चूंकि ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो यानी केस फेल। इक्वल टू एक्स लगाओ इंटू 6 ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन 3 डी माइनस डी डैश का स्क्वायर, 3d डैश का स्क्वायर साइन 3x प्लस वाई। बेटा फिर से रखने से कोई फायदा नहीं, फिर जीरो हो जाना है, तो यानी अगली लाइन पे फिर एक एक्स लगाया, एक्स स्क्वायर इंटू 6 e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन 6 डी माइनस 3d डैश। अभी भी कोई फायदा नहीं, अभी फिर d को रिप्लेस करोगे, d डैश को रिप्लेस करोगे, d को 3 से d डैश कौन से, फिर जीरो, तो भाई एक एक्स और लगा दो, एक्स क्यूब इंटू 6 e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन, अब क्या d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर 1 ही तो आया, ये लो सा 3x प्लस 1। अब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब ई की पावर 2x साइन 3x प्लस वाई, ठीक, हेंस z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। बेटा पीछे से सी एफ कॉपी कर देना, एज इट इज सी एफ यहाँ पे लिख देना है और फिर पी आई लिख देना, ठीक, और यही आपका फाइनल आंसर। बच्चों मैंने सारे रूल्स और वैरायटीज कवर कर ली हैं, और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।